नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम मध्य प्रदेश की उस रंग बिरंगी और बेहद समृद्ध जनजातीय कला और विरासत की गहराइयों में उतरने वाले हैं। देखिए, अक्सर ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय थोड़े भारी भरकम या जटिल लग सकते हैं, है ना? लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इस पूरी जानकारी को एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प सफर में बदलने वाले हैं। क्योंकि कला सिर्फ सजावट नहीं होती, ये इतिहास है, जीने का तरीका है और उन समुदायों की असली पहचान है जिन्होंने इसे सदियों से सहेज कर रखा है। अब आज के इस विजुअल सफर की नींव कहाँ से आ रही है? ये देखिए, ये सिर्फ कुछ पन्ने नहीं हैं। ये मध्य प्रदेश की लोक कला और संस्कृति के बेहद व्यवस्थित हस्तलिखित क्लास नोट्स हैं, एक एकदम प्रामाणिक दस्तावेज। हम इन्हीं नोट्स में छिपी डिटेल्स को डिकोड करेंगे और आपके सामने बहुत ही आसान तरीके से रखेंगे। तो चलिए सीधे विषय में गोता लगाते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मजेदार सवाल से। हम सब रोज अपने बाल संवारने के लिए कंघी का इस्तेमाल करते हैं, राइट? लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ये विचार आया है कि दुनिया को इस साधारण सी दिखने वाली कंघी से परिचित कराने का श्रेय आखिर किस घुमंतु जनजाति को जाता है? इसका जवाब कला और इतिहास की एक कमाल की कहानी से जुड़ा है, जिसे हम आज खोलने वाले हैं। चीजें आसानी से याद रहें, इसके लिए हमने आज के इस एक्सप्लेनर को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, जनजातीय कला के प्रमुख व्यक्तित्व। दूसरा, कंघी शिल्प परंपरा। और तीसरा, लाख शिल्प और उसका संरक्षण। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, जनजातीय कला के प्रमुख व्यक्तित्व। आखिर किसी भी संस्कृति को समझने की शुरुआत तो उन लोगों से ही होती है ना, जो उसे बनाते हैं। इन नोट्स में सबसे पहला और अहम जिक्र आता है बंजारा जनजाति का। बंजारा असल में एक घुमंतु जनजाति है जिनका जीवन यात्राओं में बीतता है। लेकिन इनकी सबसे खास बात क्या है? इस समुदाय की महिलाएं अत्यंत श्रृंगार प्रिय होती हैं। उनका यही सौंदर्य प्रेम और खुद को सजाने की जो लगन है, वही उनके शिल्प का आधार बन जाती है। अब जरा कला जगत के इस नाम पर गौर कीजिए, भूरी बाई। ये वो नाम है जिसने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। आपको बता दूं, वर्ष 2021 में इन्हें भारत के प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भूरी बाई भील जनजाति से आती हैं और मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से जुड़ी हैं। सच में एक क्षेत्रीय कलाकार का राष्ट्रीय मंच पर इतना छा जाना बेहद प्रेरणादायक है। इसी कड़ी में नोट्स एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम को दर्ज करते हैं, स्वर्गीय पेमा फालिया जी। वो क्षेत्रीय कला के एक बेहद सम्मानित और मान्यता प्राप्त व्यक्तित्व रहे हैं। उनका जिक्र हमें याद दिलाता है कि इस विरासत को आज हम तक पहुंचाने में कई पीढ़ियों ने अपना जीवन लगाया है। चलिए, अब कलाकारों को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनकी बनाई हुई कलाकृतियों को। हमारा दूसरा भाग, कंघी शिल्प परंपरा। इसे हम पारंपरिक रूप से कंघी शिल्प कला कहते हैं। नाम से एकदम साफ है ना? ये कंघी बनाने का वो पारंपरिक हुनर है जो मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक इतिहास की रग रग में बसा है। लकड़ी या ऐसी ही प्राकृतिक चीजों को तराशकर काम की वस्तुएं बनाना, ये उसी कला का बेहतरीन नमूना है। और हाँ, याद है मैंने शुरू में वो कंघी वाला सवाल पूछा था? उसका जवाब आ गया है। दुनिया में कंघी बनाने का श्रेय और किसी को नहीं, बल्कि उसी श्रृंगार प्रिय बंजारा जनजाति को जाता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र से। जरा सोचिए, जिस चीज का इस्तेमाल आज हम सब कर रहे हैं, उसकी खोज इस घुमंतु समुदाय के सौंदर्य प्रेम से हुई थी। क्या बात है! अगर हम इसे भौगोलिक रूप से देखें तो कंघी शिल्पकला का एक पूरा नक्शा तैयार होता है। ये टेबल साफ बता रही है कि मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन जैसे जिलों में ये शिल्प बहुत मशहूर है। इन 4 जिलों ने इस कला को बखूबी जिंदा रखा है। लकड़ी के शिल्प से अब हम एक अलग ही दिशा में मुड़ते हैं। हमारा तीसरा और आखिरी भाग, लाख शिल्प और उसका संरक्षण। अब देखिए, ये लाख वाला हिस्सा सच में बहुत चौंकाने वाला है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि लाख पेड़ों से निकलने वाला कोई गोंद या रस होगा, राइट? लेकिन नोट्स यहाँ एक कमाल का फैक्ट बताते हैं। लाख वास्तव में एक प्रकार की कीट यानी कीड़े से मिलता है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा शिल्प सूक्ष्म जीवों के प्राकृतिक स्राव पर टिका हुआ है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसे लेसिफर लक्का कहा जाता है। नोट्स में ये वानस्पतिक नाम बहुत ही स्पष्टता से दर्ज है। नाम थोड़ा तकनीकी जरूर है, लेकिन यही तो कला और विज्ञान का वो संगम है जो इस प्रक्रिया को इतना खास बनाता है।
तो भाई इस लेसिफर लक्का से जो लाख मिलता है उसका होता क्या है? इसके उपयोग बहुत सारे हैं। सबसे ज्यादा ये कृत्रिम आभूषण और सजावट का सामान बनाने के काम आता है। लेकिन बात सिर्फ श्रृंगार तक सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों में भी होता है, जैसे कि सील या मुहर लगाने के लिए। तो चलिए इस पूरे इकोसिस्टम को डिकोड करते हैं। ये काम कैसे करता है? इसके 3 मुख्य चरण हैं। सबसे पहले इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है उमरिया जिले में। उसके बाद इसे प्रोसेस करने के लिए जबलपुर में एक बाकायदा लाख का सरकारी कारखाना है। और सबसे अहम बात, इस प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए एक लाख कीट संरक्षण केंद्र भी बनाया गया है। उत्पादन से लेकर संरक्षण तक का ये पूरा तंत्र बहुत ही शानदार है। अब इस संरक्षण की बात से एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। आज हमने बंजारा समुदाय की कंघी से लेके लाख के कारखानों तक का सफर देखा, लेकिन इस तेज रफ्तार आधुनिक होती दुनिया में क्या ये संरक्षण केंद्र हमारी इन प्राचीन जनजातीय कलाओं के भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे? क्या हम अपनी इस अनमोल स्वदेशी विरासत को हमेशा के लिए सहेज पाएंगे? ये सोचने वाली बात है ना? इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।